सर क्या ये हिस्ट्री के नाम का बोझ कम था जो इन नेशनलिज्म वाले चैप्टर्स में डेट और मूवमेंट्स भी याद करने पड़ेंगे। 1915 से लेकर 1947 तक ये कहानी पूरी खून से भरी है, ये कहानी कुर्बानियों से भरी है, ये कहानी भरी है आजादी के उन सपनों से जो बड़े लीडर्स ने, बड़े देशभक्तों ने हमें दिलाया। ये कहानी सिर्फ इन लीडर्स की ही नहीं है, ये कहानी आपकी और मुझ जैसे आम लोगों की भी है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से इन बड़े लीडर्स ने कौन कौन सी मेहनत करके हमें आजादी तक पहुंचाया। सर क्या ये हिस्ट्री के नाम का बोझ कम था जो इन नेशनलिज्म वाले चैप्टर्स में डेट और मूवमेंट्स भी याद करने पड़ेंगे। सर दिमाग का बिल्कुल दही हुआ हुआ, एकदम मोए मोए हो गया। जल्दी से कुछ ऐसी ट्रिक लेकर आ जाओ। आपकी रिक्वेस्ट थी कि सर जल्दी से कोई ऐसी ट्रिक लेकर आ जाओ, जल्दी से बता दो जिससे ये मूवमेंट एक बार पढ़ने के बाद मस्तिष्क में, दिमाग में फिट हो जाए। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही ट्रिक लेकर आया हूं। बहुत जल्दी से बोर्ड की तरफ गौर कर लो और थोड़ा करीब आ जाओ। भाई इसको पढ़ लेते हैं एक बार। 1916 में गांधी जी लखनऊ से चंपारण के साथ खेड़ा होते हुए अहमदाबाद पहुंचे और बोले, रोजाना खिलाओ नान चाचा शीला को। भाई अगर शीला नान खाएगी तो तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? ठीक है, अब भाई हम इसमें याद कर रहे हैं कि चाचा शीला को रोजाना नान खिलाओ, लेकिन उससे हमारा क्या फायदा? भाई हमारा फायदा तब होगा ना जब हमारे पेट में नान जाएंगे। अब हमारे पेट में तो जा नहीं रहे, तो फायदा मैं तुम्हारा बता देता हूं इसमें क्या होने वाला है। अपनी नजरें इस पर सीधी सीधी गड़ा लो। देखो क्या हुआ। 1916 में गांधी जी लखनऊ से चले। अब बाबू लोग इसमें लखनऊ का नाम क्यों है? जरा सोचो, आज हम किसी प्रोडक्ट पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ देखकर कैसे खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी उस दिन के बारे में सोचा है जब फ्री इंडिया या इंडिपेंडेंट इंडिया जैसा कोई देश ही नहीं था, सिर्फ गुलाम भारत था। 1915 से लेकर 1947 तक ये कहानी पूरी खून से भरी है, ये कहानी कुर्बानियों से भरी है, ये कहानी भरी है आजादी के उन सपनों से जो बड़े लीडर्स ने, बड़े देशभक्तों ने हमें दिलाया। ये कहानी सिर्फ इन लीडर्स की ही नहीं है, ये कहानी आपकी और मुझ जैसे आम लोगों की भी है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से इन बड़े लीडर्स ने कौन कौन सी मेहनत करके हमें आजादी तक पहुंचाया। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे 1916 में हुए लखनऊ पैक्ट को। अब लखनऊ पैक्ट को समझने से पहले आपको ये दो वर्ड कांग्रेस और मुस्लिम वर्ड समझ लेने हैं। कांग्रेस और मुस्लिम इन दोनों लोगों की कभी नहीं बनी, लेकिन 1916 में ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों में सुलह हो गई और ये दोनों आपस में काम करने के लिए तैयार हो गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुस्लिम कम्युनिटी से यह वादा करा था कि अगर आप लोग हमारा साथ दोगे, हमारे साथ कंट्रीब्यूशन करोगे, तो हम आप लोगों को रहने के लिए एक बिल्कुल अलग से कंट्री या अलग से देश दे देंगे। ठीक है, और उस देश का नाम इन्होंने बाद में क्या रखा? आप सबको पता होगा, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। अब इस चीज को अगर हम अगले चैप्टर में देखें, इसको बहुत ज्यादा हम जब इस चैप्टर को यानी नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे, उस चैप्टर में पूरा खुल के समझेंगे। अब देखते हैं चंपारण सत्याग्रह यानी चंपारण मूवमेंट, गांधी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। अब ये गांधी का इंडिया में फर्स्ट सत्याग्रह है, इससे पहले भी ये सत्याग्रह कहीं पर हो चुका है। चंपारण नहीं, उसका नाम कुछ और था, लेकिन वो सत्याग्रह कहां पे हुआ था? वो हुआ था अफ्रीका के नेटाल में। अब इस सत्याग्रह को करने की क्या जरूरत पड़ी? अगर आप इस चीज को याद रखो तो एक आदमी है राजकुमार। ठीक है, कौन सा? राजकुमार। अभी राजकुमार ने गांधी जी से कहा कि ब्रिटिशर्स कहते हैं कि इंडियंस, तुम अपनी जमीन के 1/3 पर, तुम अपनी फील्ड के 1/3 पर किस चीज की फार्मिंग करोगे? तुम करोगे इंडिगो फार्मिंग। अब ये इंडिगो फार्मिंग करने के लिए भाई सत्याग्रह क्यों हुआ? फार्मिंग ही तो करनी थी ना, तो फार्मिंग कर लेते आराम से। लेकिन ये इंडिगो एक ऐसी फसल है जिसे अगर आप एक बार अपनी फील्ड में लगाओ तो आपकी जमीन की धीरे धीरे फर्टिलाइज पावर कम होने लगती है, जिससे आप उस पर और कोई भी अगर आगे फसल करने वाले हो तो वो अच्छी नहीं होगी, उसमें कोई ना कोई कमी पाई जाएगी। यह होती है इंडिगो की फसल। ठीक है, अब लोग इसको मजबूरी में और पैसा कमाने के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर अंग्रेज कहते थे, ब्रिटिशर्स ने कहा कि आपको 1/3 पर यह करना पड़ेगा, 1/3 पर करके हमको दोगे। अच्छा, अंग्रेजों ने ये क्यों कहा? ये एक बहुत सोची समझी सी साजिश थी कि भाई हम तो यहां से चले जाएंगे इंडिया से, लेकिन कभी ना कभी इनको हमारी याद जरूर आएगी। तो जिन जमीनों पे ज्यादा सूखा पड़ता है, ज्यादा बंजर होता है, तो कहीं ना कहीं वो जमीनें एक बार इंडिगो की चपेट में आई हुई होती हैं। अब आते हैं खेड़ा एंड अहमदाबाद मूवमेंट पर, जो कि हुआ था 1918 में। इस अहमदाबाद मूवमेंट का क्या रीजन था? देखो, कोई फैक्ट्री है तो उसमें 2 लोग हैं,
ठीक है, एक है ओनर और एक है वर्कर। अब जिस टाइम पर अहमदाबाद मूवमेंट हुआ उस टाइम पर इंडिया में एक बीमारी चल रही थी, जैसे अभी कोरोना गया है वैसे ही उस टाइम पर एक बीमारी थी प्लेज। अब प्लेज के टाइम पर सारी फैक्ट्रीज बंद हैं, किसी मजदूर के पास पैसा नहीं जा रहा है, तो मजदूरों ने कहा कि भाई अब हमारी तुम सैलरी में क्या करो, इंक्रीमेंट करो। कितना? 35% का। और ऊपर से ओनर ने इनका, फैक्ट्री के जो ओनर थे उन्होंने इनका बोनस भी बंद कर दिया था। ठीक है, इनका बोनस भी बंद कर दिया और इनकी सैलरी भी बंद है। अब ये कहते हैं भाई हम काम तभी करेंगे जब हमें 35% का इंक्रीमेंट मिलेगा। उसके बाद इन वर्कर्स ने क्या करा, इन्होंने बुलाया गांधी जी को कि अब आप बताओ गांधी जी करना क्या है। तो गांधी जी ने इनको एक सलाह दी कि तुम 35% की जगह 50% की मांग करो। अब 50% की मांग करी तो उन्होंने मना कर दिया, कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने। तो गांधी जी ने फास्ट ऑन टू डेथ करा, यानी कि आमरण अनशन। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने पहला आमरण अनशन कहां करा था, तो आपको अहमदाबाद मूवमेंट पर टिक लगाना है। ठीक है, अब वहां पर क्या हुआ, गांधी जी ने, अब देखो आप गांधी जी की स्ट्रेटेजी समझना। गांधी जी ने मजदूरों से कहा कि तुम 50% इंक्रीमेंट के लिए बोलो, और वहीं गांधी जी ने ब्रिटिशर्स से जाकर कहा कि देखो अब वो लोग 50% के लिए कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं उन्हें जाके मनाऊंगा, मैं उनसे कहूंगा, तो वो वापस 35% पर लौटकर आ सकते हैं। तो यही हुआ, उन लोगों ने गांधी जी की कोई शर्तें मान ली, गांधी जी ने उनकी बात मान ली। फिर गांधी जी फिर मजदूरों के पास गए, मजदूरों ने कहा कि ठीक है चलो अब हम 35% पर ही मान जाते हैं। गांधी जी की स्ट्रेटेजी है। फिर आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में क्या है, पीजेंट्स इन गुजरात डिमांड टैक्स रिफील, मतलब टैक्स रिलीफ। मतलब इन्होंने क्या करा, उस टाइम पर बहुत सूखा पड़ रहा था, फसल उपजाऊ नहीं हो रही थी, फसल पूरी बन भी नहीं रही थी और उनमें किसी तरीके की कमाई के चांसेस तो थे ही नहीं। तो उन्होंने कहा खेड़ा आंदोलन में कि जो भी वहां के किसानों ने कहा जो भी हमारे ऊपर कर्ज है, जो भी हमारे ऊपर टैक्स लग रहा है उसको माफ कर दिया जाए, क्योंकि इस बार हम अपनी फसलों को बेच नहीं पाए, उनसे कुछ कमा भी नहीं पाए। अब वो पूरी चीज को समेटने के लिए, पूरी चीज को सुलझाने के लिए पूरा खेड़ा आंदोलन को अंजाम दिया गया। अगला देख लेते हैं इसी के साथ, रोलेट एक्ट और जलियांवाला कांड, यानी कि जलियांवाला मैसेकर। ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था। रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट को अगर हम बहुत ध्यान से समझें, इसका नाम पड़ा था सर सिडनी रोलेट के ऊपर, चेयरमैन सर सिडनी रोलेट के ऊपर इस पूरे एक्ट का नाम पड़ा। इसकी सबसे पहली शर्त क्या थी? इसमें सबसे पहला रूल यह था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान ऐसे घूम रहा हो जिसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट को शक हो, कि जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई खतरा हो, या वो कोई नेशनलिस्ट हो, कोई क्रांतिकारी हो, जैसे भगत सिंह, उधम सिंह उन दिनों खुलेआम घूम रहे थे। खुलेआम भी तो नहीं, वो छुपते छुपाते देश को आजाद करने के लिए घूम रहे थे। तो इन्होंने कहा, सर रोलेट ने कहा कि तुमको जिस भी इंसान पर शक हो उसको उठाकर लाओ और 2 साल के लिए कैद कर लो, ये नजरबंद कर दो। अब 2 साल के बाद भी वो इंसान मिलेगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये रोलेट एक्ट जब ज्यादा होने लगा, इंडियन को ज्यादा इस चीज के लिए गुस्सा आने लगा कि ये कुछ ज्यादा ही हमारे ऊपर कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, बैसाखी के दिन यानी 13 अप्रैल 1919 को वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए सब लोग। उन्होंने वहां पर इकट्ठा होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक, समझो एक रेवोल्यूशन छेड़ा। और उस टाइम पे ये सारे रेवोल्यूशन को कंट्रोल करने की पावर थी जनरल डायर के हाथ में। अब जनरल डायर उस टाइम नए नए आए थे इंडिया में, जैसे आपने देखा है ना, कोई नया पुलिस वाला आता है तो कैसे वो वीडियो बना बना के घूमते हैं कि डीएम साहब ने या इन्होंने इतने लोग पकड़े या ऐसे ऐसे काम करे। ऐसे ही जनरल डायर को भी एक शौक पड़ा था, वो आया जलियांवाला बाग में और फ्री फायरिंग शुरू कर दी। जब तक उनका बारूद खत्म नहीं हुआ, वो जलियांवाला बाग में मौजूद हर इंसान पर गोली चलाते रहे। उस जलियांवाला बाग में 80 साल की उम्र से लेकर 3 साल के बच्चे तक भी थे। यह था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको इसके बारे में और दिखाते हैं। ये देखो, जलियांवाला बाग यही है और इसी में वो गोली वाला कांड हुआ था, वही हत्याकांड हुआ था। आप इसमें अब भी देख सकते हो कैसे गोलियों के निशान मौजूद हैं। आप आज भी अमृतसर अगर जाते हो तो आपको समझ में आएगा कि उस टाइम क्या कंडीशन रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 टू 1922। अब इसमें हुआ क्या नॉन कॉपरेशन में? जैसे आपने अपने घर में कभी लड़ाई की है ना मम्मी पापा से या भाई बहन से, फिर वो आपसे कहते हैं बेटे ये वाला सामान ला दो, फिर आप कहते हो मैं तो नहीं ला के दूंगा, तुमने मुझसे मोबाइल कैसे छीना, मैं तो नहीं करूंगा आपको अब से कोई भी काम। वही चीज
इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के साथ करी कि तुम हम पर ही अत्याचार कर रहे हो और तुम हमसे ही कह रहे हो कि भाई साहब हमारे काम भी करो। अब ये नहीं होने वाला, ये नहीं चलेगा। तो सबसे पहले इंडियंस ने उसमें क्या करा, उन्होंने सबसे पहले उनकी जॉब छोड़ी। फिर इंडियंस ने क्या करा, वो जो उनके कॉलेजेस में पढ़ते थे वो कॉलेजेस में उन्होंने यानी स्टूडेंट्स ने जाना छोड़ा। ठीक है, बायकॉट ब्रिटिश गुड्स, यानी कि उन्होंने उनके सामान को लेना छोड़ा। जैसे ही ब्रिटिश कुछ बना के बेचते थे, मानो उस टाइम जूते ब्रिटिशर्स बनाकर बेचते थे, उनकी फैक्ट्री से लाकर भारत में लाकर बेचते थे, तो उन्होंने उस चीज को भी खत्म करा। उन्होंने टाइटल्स खत्म करे। टाइटल्स मतलब जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को एक टाइटल प्राप्त था वो उन्होंने छोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विस छोड़ी। सिविल सर्विस जैसी चीज भी किसने छोड़ी? सुभाष चंद्र बोस ने। किस लिए? नॉन कॉपरेशन की अब हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। इसका हिंदी में मतलब होता है असहयोग। स्कूल बंद करे, जॉब्स छोड़ दी। अब इनके पास कुछ भी नहीं था कि हम किसी भी तरह से तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाले हैं। फिर आता है चौरी चौरा इंसिडेंट। गांधी जी ने कहा था कि मैं कोई भी मूवमेंट करूंगा तो उसको बिल्कुल शांति से करूंगा, नॉन वायलेंस में करूंगा। उसके लिए जरा सा भी कोई भी शोर शराबा नहीं होगा, कोई भी खून खराबा नहीं होगा, हथियारों की तो दूर की बात है। लेकिन भाई हम इंडियंस, हमारा ही डीएनए, हमने क्या करा इंडियंस ने? चौरी चौरा एक चौराहा है, उस चौराहे पे इन्होंने क्या करा, वो उस चौराहे पे पहुंचे और भाई साहब वहां पे एक पुलिस चौकी थी, चौरी चौरा पुलिस चौकी, और उसमें 22 पुलिस वाले थे। 22 के 22 पुलिस वालों को इन लोगों ने आग के हवाले कर दिया। इन्होंने इसको आग के हवाले कर दिया। गांधी जी ने क्या कहा, भाई चेंज के लिए भी एक तरीके की एजुकेशन की जरूरत होती है कि तुमको बदलाव कैसे लाना है, इस चीज की भी तो एक समझ होती है। एजुकेशन फॉर फ्यूचर, भाई तुम अगर अभी से बदलाव के लिए क्या जानकारी होनी चाहिए इसको नहीं समझे तो तुम्हारा फ्यूचर भी कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होने वाला। इसलिए तुम्हें फ्यूचर के लिए भी एजुकेशन अभी से लेनी पड़ेगी। चौरी चौराहा इंसिडेंट कब हुआ था? 1922 में। बिल्कुल कहानी की तरह से एकदम मक्खन करके याद करो। अब बारडोली सत्याग्रह आता है, यानी सत्याग्रह का मतलब आप समझे ना, यानी सच के साथ रहकर, जिसमें आपका पूरा का पूरा हक है लेकिन कोई आपसे जबरदस्ती छीन रहा है। ये हुआ 1928 में। सक्सेसफुल पीजेंट मूवमेंट अगेंस्ट इंक्रीज्ड टैक्सेस। इसको बहुत आसानी से समझ लेना। आपको इसमें देखो सबसे ज्यादा समझ लेने की क्या जरूरत है, ये डेट 1928 अगर आपने समझ लिया तो आपको बस बारडोली ये नाम ही याद रखना है। और इसमें हुआ क्या था? बस टैक्स कम हुआ था, किसानों पे लगा हुआ टैक्स कम हुआ था ना, जो उनकी फसलों पे या कोई भी वो खेती कर रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे कितना टैक्स लेती थी भाई? 20% से भी ज्यादा टैक्स लेती थी। आज तो फिर भी 18% का जीएसटी है, उस टाइम तो बहुत टैक्स लेते थे जब 2-2 रुपए में चीजें बिकती थी, 2 रुपए से भी कम में। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह हुआ। फिर आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। कब हुआ था? 1942। क्विट इंडिया का मतलब क्या है भाई? अब तो अंग्रेजों तुम जाओ यहां से, अब तो तुम भारत छोड़ ही दो, अब हमें तुम्हारी जरूरत है ही नहीं, हम हो चुके हैं तुमसे परेशान, हम बिल्कुल ऊब चुके हैं। डू और डाई स्पीच बाय महात्मा गांधी। आगा स्टेडियम में, आगा पैलेस में इन्होंने क्या कि भाई अब देखो भारतीयों, अब एक ही परिस्थिति तुम्हारे पास बची है, या तो करो या मरो, या तो अब तुम इन पे टूट पड़ो, बिल्कुल एकदम जैसे तुम चाहते हो वैसा करो, या फिर अब मर जाओ, या पूरी जिंदगी इनकी गुलामी करो। क्या आपको पता है भारतीयों पर अंग्रेजों ने कितने साल राज करा? ज्यादा नहीं, बस 200 साल। 200 साल सोचो, वो 200 साल में क्या क्या बदल कर गए होंगे। आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम, आपका पूरा हेल्थ सिस्टम, आपकी बुक्स, आपकी सारी लैंग्वेजेस, वो सब कुछ मॉडिफाई कर गए हैं। कैसी लगी आपको नेशनल मूवमेंट से जुड़ी हुई ये क्लास? इसको और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए और बारीकी से पढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में।